ओके जी। तो कल से हम पढ़ रहे थे एसिड बेस बैलेंस के बारे में। उसको हम लास्ट में जनाब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं इम्पोर्टेंट वन, फिर इसको वाइंड अप करेंगे। एसिड बेस बैलेंस फिजियोलॉजी, ठीक है। तो एसिड बेस बैलेंस के अंदर पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें हमने सबसे पहले पीएच को देखना है, ठीक है। अगर पीएच की वैल्यू 7.35 से कम है तो वो एसिडोसिस है, अगर 7.45 से ज़्यादा है तो अल्कलोसिस है, ठीक है। अब आते हैं कि आर्टीरियल पीएच जब हम चेक करते हैं, देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं आर्टीरियल पीएच। एक्चुअली ये जो पीएच चेक किया जाता है इन द ब्लड दैट वी टेकन फ्रॉम द आर्टीरियल सोर्स, क्योंकि ये एबीजीज में चेक किया जाता है, आर्टीरियल ब्लड गैसेस में। अब देखें यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर पीएच हमारे पास लेस देन 7.35 है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल द पीएच इन आर्टीरियल बेस दैट इज कॉल्ड लेस देन 7.35, कंडीशन इज कॉल्ड एसिडोसिस। वो क्या है? एसिडोसिस है। फिर वो नेक्स्ट स्टेप है कि रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, ठीक है। अगर आप पीएच को देखते हैं और वो मोर देन 7.45 आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? अल्कलोसिस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ अल्कलोसिस। तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द वैल्यू ऑफ पीएच, ठीक है, एसिडोसिस या अल्कलोसिस। आज के दोनों टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोशिश करें कि हर एक पॉइंट गेट करने की कोशिश करें, ठीक है। दैट विल हेल्प यू अलॉट, स्पेशली यूएसएमएलई लैब के अंदर आज के जो दोनों टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जब हम आर्टीरियल ब्लड गैस करते हैं तो उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी जो हम देते हैं वो किस वैल्यू को देते हैं? पीएच को। 7.35 से कम एसिडोसिस है, 7.45 से ज्यादा अल्कलोसिस है। अब यहाँ पे याद रखना है कि एसिडोसिस अगर है तो फिर अगर एफ फॉर एग्जांपल टिश्यू जो है ना वो किसने कराई है? PCO2, दैट विल बी रेस्पिरेटरी, दैट विल बी रेस्पिरेटरी। और ये आई थिंक आप लोगों को कल के लेक्चर से क्लियर है। तो दैट शुड बी विच एसिडोसिस? रेस्पिरेटरी। ऐसा है कि नहीं? अगर हम फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम देंगे और वो कराया हो किस चीज में? बाइकार्बोनेट, दैट विल बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। दैट इज वेरी इजी। ये टेबल इस तरह ड्रा करें अपने नोट्स में एंड दैट इज मेक इट वेरी वेरी सिंपल, ठीक है जी। अगर पीएच को हमने देखा था और उसकी वैल्यू 7.45 से ज्यादा आई थी, लेकिन फिर भी वो जो इशू कराया था किसने? PCO2, दैट शुड बी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। क्या होगा? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ठीक है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। और अगर प्रॉब्लम पीएच जो इंक्रीज की है वो बाइकार्बोनेट ने की थी, बाइकार्ब, दैट विल बी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, दैट शुड बी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब ये कंडीशन है। अब जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है इसके बारे में पॉइंट याद रखें, एग्जामिनर ये पूछेगा कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर आप लोगों को काजेस कौन कौन से आनी चाहिए। जो काजेस एग्जाम में आते हैं सबसे पहले वो लिखते हैं। नंबर 1 हाइपो वेंटिलेशन, इसमें क्या आएगा? हाइपो वेंटिलेशन। प्लीज याद रखें अगर ब्रीदिंग रेट नॉर्मल से भी कम हो जाए कंडीशन इज कॉल्ड हाइपो वेंटिलेशन। हेसलबेक, हेंडरसन हेसलबेक इक्वेशन आप लोगों ने भूलना नहीं है, उसमें पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाइकार्बोनेट और पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल है PCO2। ऐसा है कि नहीं? फॉर एग्जांपल ये दोनों आपस में इस तरह कूलिंग है। कहने का मतलब ये है कि अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, अब सुन ले, हाँ, इफ द प्रॉब्लम इज रेस्पिरेटरी, लंग्स के अंदर अगर एक बंदा है वो हाइपो वेंटिलेशन में गया है, हाइपो वेंटिलेशन मीन तो वो सांस बहुत आहिस्ता आहिस्ता ले रहा है, तो वो सांस लेगा लेकिन इफेक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि वो किसका शिकार है? हाइपो वेंटिलेशन। So hypoventilation is a condition where the patient do not exhale enough amount of carbon dioxide। तो कार्बन डाइऑक्साइड हाइपोवेंटिलेशन में कहाँ पे ज्यादा रहेगा? लंग्स में। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा तो पीएच क्या हो जाएगा? कम। तो लेस देन 7.35 आएगा कि नहीं? और ये कौन सा इशू है? रेस्पिरेटरी। तो hypoventilation lead to excess retention of carbon dioxide which leads to respiratory acidosis। क्लियर है जी? Number 2, another very important condition that is COPD, chronic obstructive pulmonary disease। क्लियर है? कुछ एग्जामिनर इसको कहते हैं COALD, chronic obstructed airway disease। इसका मतलब कोड भी है, chronic obstructed airway disease, chronic obstructed pulmonary disease या chronic obstructed lung disease, ठीक है। इसमें COPD के अंदर देख याद रखें
फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लंग, ये लंग है, ठीक है। अब लंग्स के अंदर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल इज एल्व्यूलाई, क्या होती है? एल्व्यूलाई। फॉर एग्जाम्पल ये एल्व्यूलाई है और इन एल्व्यूलाई का काम गैसियस एक्सचेंज है। अब आप लोग खुद बताएं, जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स बिकम एक्सपांड, क्या हो जाता है? एक्सपांड। जब हम सांस छोड़ते हैं तो लंग बिकम कंट्रैक्ट। अब वी कैन से लंग्स इज इलास्टिक इन नेचर, ये क्या है? इलास्टिक इन नेचर। ये तो फिक्स ऑर्गन नहीं है, मतलब डिपेंड अपॉन द पैटर्न ऑफ ऑक्सीजन, इसमें इंक्रीज या डिक्रीज आती है कि नहीं, आती है कि नहीं। अब याद रखें, अगर इस इलास्टिसिटी को डैमेज किया जाए, इफ द इलास्टिसिटी ऑफ द लंग टिश्यू इज डैमेज, कंडीशन इज कॉल्ड एम्फाइसीमा। इसको क्या कहते हैं? एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा के अंदर लंग्स बियॉन्ड द लिमिट एक्सपांड हो जाते हैं, लेकिन वो रिकॉइल नहीं करते, दोबारा अपनी जगह पे नहीं आ सकते। आप लोग एक स्प्रिंग ले लें, अगर स्प्रिंग को आप एक लिमिट तक ओपन करें तो उसको दोबारा जोड़े तो वापस आएगा कि नहीं? अगर इसकी लिमिट आप बियॉन्ड द लिमिट ले जाए तो फिर वापस वो नहीं आएगा। तो ऐसा कंडीशन जिसमें लंग्स बियॉन्ड द लिमिट एक्सपांड हो जाए और वो दोबारा कंट्रैक्ट ना करे, इसको क्या कहते हैं? एम्फाइसीमा। एंड एम्फाइसीमा इज अ पार्ट ऑफ सीओपीडी। तो एम्फाइसीमा के अंदर ऑक्सीजन लेने का मसला होगा या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का, क्योंकि लंग्स को तो ऑक्सीजन आ रही है, लेकिन वो लंग्स दोबारा क्या नहीं हो रही है? कंट्रैक्ट। जब वो कंट्रैक्ट नहीं करेगी तो इनफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकाल पाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लंग्स में क्या हो जाएगा? ज्यादा, तो पीएच डिक्रीज। इसलिए सीओपीडी स्पेशली एम्फाइसीमा के अंदर रिस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट कंडीशन लेके, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से ट्रेकिया ऑब्स्ट्रक्ट है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट है, उस कंडीशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सीलेशन इफेक्टिव नहीं हो सकती। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट देखें, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको स्टार करें, जहां पे स्टार लिखता हुआ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो स्टार पॉइंट लिखे, दैट इज कॉल्ड ओपियोइड एनाल्जेसिक या ओपियोइड पॉइजनिंग। क्लियर है कि नहीं? ओपियोइड से मुराद ये है कि द ड्रग विच इज यूज्ड फॉर द पेन किलर पर्पस, ये एनाल्जेसिक है। दोज एनाल्जेसिक विच इज स्ट्रॉन्गर एंड एक्ट ऑन द ब्रेन, दैट इज कॉल्ड ओपियोइड एनाल्जेसिक। इसका बेस्ट एग्जांपल मॉर्फिन है। क्या है? मॉर्फिन। ओपियोइड एनाल्जेसिक में बेस्ट एग्जांपल इज मॉर्फिन। याद रखना है, ये जो ओपियोइड एनाल्जेसिक है ये पेन किलर का काम करते हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि ब्रेन के अंदर मेडुला ओब्लांगेटा में रिस्पिरेटरी सेंटर को डैमेज करता है। किस चीज को? रिस्पिरेटरी। तो अगर ओपियोइड पॉइजनिंग हो जाए, देयर विल बी रिस्पिरेटरी डिप्रेशन। क्या हो जाएगी? रिस्पिरेटरी। अगर रिस्पिरेटरी सेंटर आप ब्लॉक करें, कैन द पर्सन विल एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड? नो, अगेन कैन कॉज रिस्पिरेटरी एसिडोसिस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, दैट इज नोन एज डायफ्राम पैरालिसिस। कौन सी? डायफ्राम पैरालिसिस। व्हाट इज डायफ्राम? डायफ्राम इज अ चीफ रेस्पिरेटरी मसल। अगर वो काम करना छोड़े तो फिर इंसान की जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाती है, वो इफेक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो दीज आर दोज कंडीशन which leads to a normal acid base balance which is known as respiratory acidosis। तो एक वर्ड में अगर इसको हम क्या करें, रिवाइव करें, तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि सारे वो कंडीशन जिसमें ब्रीदिंग रेट कम हो जाती है, हाइपोवेंटिलेशन, दे लीड टू एक्सेस रिटेंशन ऑफ व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग्स which lead to respiratory acidosis। क्लियर है? अब आते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ, कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होता है। हाँ, ओके। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस होता है, ठीक है, वो भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि एम्बोलिज्म ये लंग्स का इशू नहीं है, ये विसल का इशू है। और निमोनिया के अंदर रिस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। एनी प्रॉब्लम which damage the lung internally can cause respiratory acidosis। आखिर में लिखे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस ये कहाँ पे हो सकता है? नंबर 1 स्टार पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस्टरडे वी डिस्कस, दैट इज डायरिया। इसके अंदर डायरिया, याद है कि नहीं? डायरिया के अंदर एसिडोसिस का जो वजह है, एक्सेस लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट। किस चीज है? बाइकार्बोनेट। अब देखिए यहाँ पे पीएच तो कम होगा, लेकिन इशू क्या है? मेटाबॉलिक। द प्रॉब्लम विल बी लाइज इन बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट का जो रिलेशन है पीएच के साथ वो क्या है? डायरेक्ट है। तो अगर बाइकार्बोनेट कम है तो पीएच भी कम। तो डायरिया के अंदर बॉडी से एक्सेस लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट होता है, तो बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट क्या रह जाता है? कम। तो जब बाइकार्बोनेट कम होगा तो पीएच भी कम हो जाता है। तो इट कैन कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नंबर 2 DKA, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ये भी कल बताया था कि नहीं?
जो DKA है इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। और जो DKA है इसके अंदर क्या होता है, ये हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट है, ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का इशू है। इसमें इंसुलिन एब्सेंट होता है, जब इंसुलिन नहीं होता तो कीटोन बॉडीज बनते हैं और वो एनवायरनमेंट को एसिडोटिक बनाता है। क्लियर है? तो DKA इज द एग्जांपल ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट देखिए यूरेमिया, अनदर एग्जांपल दैट इज कॉल्ड यूरेमिया। यूरेमिया मीन रीनल फेलियर। अगर किडनी काम करना छोड़े तो वो इनफ हाइड्रोजन आयन बाहर नहीं सिक्रीट करेगी, तो हाइड्रोजन रिटेंशन की वजह से एनवायरनमेंट बिकम एसिडोटिक। हो सकता है कि नहीं? देयर विल बी एसिडोसिस। अनदर स्टार पॉइंट दैट इज कॉल्ड सिलिसाइलेट पॉइजनिंग। कल बताया था कि नहीं? सिलिसाइलेट इज अनदर नेम फॉर एक्सीलेंट एस्पिरिन। लेकिन एग्जामिनर शुड आस्क यू दैट शुड बी द लेट इफेक्ट ऑफ सिलिसाइलेट पॉइजनिंग। मेटाबॉलिक एसिडोसिस एस्पिरिन पॉइजनिंग के अंदर पहली नहीं होती, इनिशियली रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस होता है, फिर बाद में जाकर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। बात समझ गए कि नहीं? तो ये पॉइंट याद रखना है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लैक्टिक एसिडोसिस, कल बताया था कि नहीं? लैक्टिक एसिडोसिस, इसका मतलब ये है कि अगर एनवायरनमेंट एरोबिक से चेंज होकर क्या बन जाए? एनएरोबिक। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन की जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है? लैक्टिक एसिड है। और लैक्टिक एसिडोसिस के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि देयर इज व्हाट? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक पॉइंट लिखे, दैट इज कॉल्ड एडिसन डिजीज। एक क्या होता है? एडिसन डिजीज। अब एडिसन डिजीज के अंदर देखिए क्या होता है। एडिसन डिजीज के अंदर एल्डोस्टेरोन का लेवल वेरी गुड कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन? रिटेंशन ऑफ सोडियम इन वाटर, सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटाशियम। तो इसमें तो वो नहीं होता। तो अगर एल्डोस्टेरोन का काम हाइड्रोजन को बाहर निकालना था, अब वो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि एडिसन डिजीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो एड्रिनल ग्लैंड को डैमेज करके हाइपो एड्रिनलिज्म कराता है। तो इसमें अगर एड्रिनल ग्लैंड एल्डोस्टेरोन ना दे तो कैन वी सिक्रीट हाइड्रोजन? नो, इट विल बी रिटेन इन द ब्लड, कैन कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्लियर है? तो यहाँ पे एडिसन डिजीज के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस का जो मेन काज है वो क्या है? हाइपो एड्रिनलिज्म है। क्या है? हाइपो एड्रिनलिज्म या हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म है। क्लियर है? अब आते हैं रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की तरफ। इसकी काज देखें, व्हाट इज द रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस काजेस? तो प्लीज याद रखें, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस के अंदर ये बात आप लोग को पता होना चाहिए, हाइपर वेंटिलेशन। हाँ जी, हाइपर वेंटिलेशन। हाँ जी, हाइपर वेंटिलेशन का मतलब क्या है? शाबाश, एक्सेस ब्रीदिंग। अगर हमारी ब्रीदिंग रेट ज्यादा हो जाए तो हम ज्यादा किसको बाहर निकालेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाइपर वेंटिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेलेशन बढ़ जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन इन द लंग्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड कम रहेगा तो पीएच ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है वो स्ट्रेस है। क्लियर है कि नहीं? ये एमसीक्यूज है। अगर एक स्टूडेंट है वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है और उस पर एक स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से वो फैक्टर ऐसी है कि उसकी जना स्ट्रेस की वजह से सांस लेने की रफ्तार क्या हो गई? बढ़ गई, तो इट विल लीड टू रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। नंबर 2, हिस्टेरिया का नाम सुना है कि नहीं? जो हिस्टेरिया का वर्ड है, दिस हिस्टेरिया इज अगेन अ टाइप ऑफ साइकिक कंडीशन in which the patient becomes very very stressful। इसमें बंदा क्या होता है? स्ट्रेस, एंजाइटी में जाता है, होप में जाता है, और उस एंजाइटी स्ट्रेस की वजह से सांस लेने की रफ्तार डबल हो जाती है। और जितना वो हाइपर वेंटिलेट करेगा तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, कैन लीड टू रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। ठीक है जी। अनदर इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसके अंदर क्या आता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर देखें, actually here the problem not in the lung, this is the problem in the vessel। blood vessel block है तो lungs को blood नहीं मिलती, तो बंदा पुश करेगा। अब देखे, lungs को जो ऑक्सीजन मिलती है वो तो blood के जरिए। अब अगर वो blood vessel block है जो ऑक्सीजन lungs को देने वाली थी, अब ऑक्सीजन lungs को नहीं मिलेगी, और lungs तो काम तब करेगा जब उसको ऑक्सीजन मिले। तो इंसान पुश करेगा कि वो बाहर से ज्यादा ऑक्सीजन ले और ज्यादा क्या निकाले? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइपर वेंटिलेशन लीड टू रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। Another very important star point, सिलिसाइलेट पॉइजनिंग, वेरी गुड इंपोर्टेंट। कल बताया था कि नहीं? मैं इसलिए बार बार ये लिख रहा हूँ कि दिस इज द आउट एमसीक्यू क्वेश्चन इन द एग्जाम, बट दैट शुड बी इमीडिएट इफेक्ट। ये क्या होता है? इमीडिएट। तो दो एमसीक्यूज, अगर किसी ने रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस से क्वेश्चन हल करना है एग्जाम के अंदर, वो ये है
कि एक बंदा है, उसका कल एग्जाम है और उससे स्ट्रेस तारी हो जाए और वो हाइपर वेंटिलेट करना शुरू करे, तो उसकी एबीजी क्या शो करेगी? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। सिलिसाइलेट पॉइजनिंग का इमीडिएट इफेक्ट रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है और इसका लेट इफेक्ट क्या है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ठीक है, और आखिर में पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो स्ट्रेस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड इमीडिएट इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन पॉइजनिंग ऑल कैन कॉज रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। इसके बाद लेके मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस किन कंडीशन में होता है? कौन कौन सी कंडीशन है? अब यहाँ पे पॉइंट याद रखें, सीवियर वोमिटिंग हो सकती है कि नहीं? सीवियर वोमिटिंग, अब ये कल हमने डिस्कस की थी कि अब पर्सन इज वोमिट, तो वोमिट इसके अंदर गैस्ट्रिक एसिड वो निकालेगा, और जितना हम एसिड बाहर निकालेंगे तो एनवायरमेंट बिकम अल्कलोटिक, इट कैन कॉज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ठीक है, नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, कोन सिंड्रोम। ये क्या होता है? कोन सिंड्रोम। एनीवन व्हाट इज कोन सिंड्रोम? कोन सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ एल्डोस्टेरोन। ये एक ट्यूमर है एड्रिनल ग्लैंड का, जिसमें कौन सा हार्मोन बढ़ जाता है? एल्डोस्टेरोन। तो ये तो सबको पता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन? रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम। तो जितना एल्डोस्टेरोन ज्यादा आएगा तो हाइड्रोजन बाहर ज्यादा सिक्रीट होगा क्या नहीं? तो जब हाइड्रोजन हम बॉडी से बाहर ज्यादा निकालेंगे तो प्लीज याद रखें क्या हो जाएगा? शाबाश, हाइड्रोजन बाहर ज्यादा निकालेंगे तो देयर विल बी वेरी गुड अल्कलोसिस, क्योंकि रिटेंशन ऑफ एच तो बाहर जाएगा तो ब्लड के अंदर एच लेवल कम पड़ जाएगा, इट कैन कॉज अल्कलोसिस। और लास्ट बट इसको हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। और दिस इज अ बिग स्टार एमसीक्यू क्वेश्चन, प्लीज रिमेंबर लूप डायूरेटिक। व्हिच वन? लूप डायूरेटिक। ये एग्जाम में आता है कि लूप डायूरेटिक कैन कॉज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। वी विल प्रूव दैट इन फार्माकोलॉजी पार्ट। क्लियर है? और एक और भी लिखे थायजाइड डायूरेटिक। जो थायजाइड डायूरेटिक है और लूप डायूरेटिक है, ये दोनों क्या कराती है? शाबाश, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कराती है। बात समझ गए? अब यहाँ पे लूप डायूरेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कौन बता सकता है? इसका काम था 6 असेंडिंग लूप ऑफ मिलने में सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ब्लॉक करना। इसका मतलब लूप डायूरेटिक के होते हुए न सोडियम रिजर्व होगा, कितना परसेंट? 25%। न पोटाशियम रिजर्व होगा, तो पोटाशियम बाहर जाएगा कि नहीं? तो लूप डायूरेटिक कैन कॉज हाइपोकैलेमिया। तो ब्लड के अंदर पोटाशियम का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर से सुन ले, लूप डायूरेटिक का काम सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को इनहिबिट करना है। ऐसा है? तो अगर ये काम करे 10 पोटाशियम रिजर्व नो, तो किधर जाएगी? यूरिन में सिक्रीट हो जाएगी, तो ब्लड में इसका लेवल कम हो जाएगा। अब इस कमी को पूरा करने के लिए पोटाशियम कहाँ से आएंगे? सेल से आएंगे। तो फिर इसकी बदौलत बाहर से क्या चीज जाएगी? हाँ जी, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एज अ एसिड, तो अगर जितना पोटाशियम बाहर आएगा ये तो अंदर जाएगा। तो बाहर एनवायरमेंट से हम एसिड डाल रहे अंदर, तो एनवायरमेंट बिकम एसिडोटिक या अल्कलोटिक, इस डेट कैन कॉज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। क्लियर है कि नहीं? तो लूप डायूरेटिक and thiazide diuretic both can cause hypokalemia and because of that both can cause metabolic alkalosis। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वो सोडियम क्लोराइड को ब्लॉक करते हैं, लेकिन जो पैरासेल्युलर पोटाशियम ट्रांसपोर्ट है वो भी इनहिबिट हो जाता है। वो मैं फिर फार्माकोलॉजी में डिस्कस करूंगा। क्लियर है कि नहीं? लेकिन इन दोनों में से द मोस्ट प्रोमिनेंट डायूरेटिक व्हिच कैन कॉज प्रोमिनेंट हाइपोकैलेमिया आंसर इज, क्योंकि डायरेक्ट पोटाशियम को इनहिबिट करते हैं। इसलिए बुक में सिर्फ क्या लिखा है? लूप डायूरेटिक लिखा है। और इसका क्लासिकल एग्जांपल फ्यूरोसिमाइड है। समझ गए कि नहीं? तो दिस व्हाट ऑल यू पीपल शुड नो फॉर द एग्जाम कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्या है। इसका पिक्चर ले और फिर ग्रुप में भी डाल दे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ये इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि फार्माकोलॉजी पार्ट में डिस्कस करेंगे डिटेल से। 1 घंटा लेक्चर है कि थायराइड कैसे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कराते हैं। लेकिन एज फार एज दिस क्लास इज कंसर्न, प्लीज रिमेंबर लूप डायूरेटिक एंड देयर मैकेनिज्म। क्लियर है? थायराइड हम आगे फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है जी। एंटासिड भी बिल्कुल, एंटासिड जो है अगेंस्ट एसिड काम करते हैं, वो एसिड को बढ़ने नहीं देता। तो अगर एसिड नहीं बढ़ेंगे तो पीएच क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा क्या नहीं? क्योंकि एसिड का काम पीएच को कम करना है और एंटासिड तो एसिड के खिलाफ काम करता है। तो जब बॉडी में हम एसिड कम करेंगे तो पीएच बढ़ जाएगा। एंटासिड कैन आल्सो कॉज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। क्लियर है? ये बिल्कुल एक लॉजिकल बात है। बात समझ गए क्या नहीं? एसिड की वजह से पीएच बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। एसिडोसिस मतलब पीएच कम होगा। एंटासिड्स आर दोज मेडिसिन यूज्ड फॉर द गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जिस तरह जेंटेक वगैरह, ये गैस्ट्रिक एसिड को क्या करते हैं? कम। एसिड कम का मतलब पीएच ज्यादा, तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस।
आखिर में एक सेंटेंस लिखे अनायन गैप, ये आगे भी आने वाला है और आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका सिर्फ फार्मूला याद रखें कि अनायन गैप का मतलब क्या है। एग्जामिनर आपको वैल्यू देगा और उस वैल्यू के ऊपर आपने क्या मालूम करना है, अनायन गैप। तो कैसे मालूम करेंगे, अनायन गैप का जो इक्वेशन है क्या बस ये लेके अनायन गैप, इसकी इक्वेशन क्या है, प्लीज याद रखें, अनायन गैप इज इक्वल टू सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट, ऐसा है क्या नहीं, प्लस बाइकार्बोनेट। एक्चुअली जो अनायन गैप है ये सीरम के अंदर मैयट कैटायन और मैयट एनायन की ब्रेक को बताता है, लेकिन ये फार्मूला आप लोगों ने अब आज से यहाँ पे हाथ से लेकर बार बार रिवाइज करना है कि जब भी अभी एनालिस्ट स्टेप 2 एग्जाम हुआ है उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट है 21 में से 18 पास हुए हैं, क्लियर है कि नहीं। और जो एनएलई स्टेप 2 एग्जाम अभी रिसेंटली हुआ है उसमें से 10 नंबर का एक पॉइंट ये था कि सोडियम पोटासियम बाइकार्ब की वैल्यू दी गई थी DKA पैटर्न में और उसका क्या मालूम करना था, अनायन गैप मालूम करना था। तो प्लीज अनायन गैप मालूम कैसे करते हैं, इसका एक फार्मूला है विच इंक्लूड सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट, इसके जरिए हम क्या मालूम करेंगे, अनायन गैप। अब अनायन गैप नॉर्मल कितना होता है और इसका मालूम करने का फायदा क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना याद रखें इस अनायन गैप के अंदर सोडियम जो है इसका नॉर्मल वैल्यू प्लीज याद रखें ये 100 से लेके 110 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, क्लियर है कि नहीं, सॉरी 135 टू 145, दिस इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ सोडियम इन द सीरम, 135 से लेके 145। जो क्लोराइड है इसका नॉर्मल वैल्यू 100 से लेके 110 होता है और इसका हमने पढ़ लिया था 22 से लेके 26 होता है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब याद रखना है अनायन गैप के अंदर फिजियोलॉजी कैसी है, इसमें हम जब नॉर्मल अनायन गैप मालूम करते तो हमें इन वैल्यूज का लोवेस्ट वैल्यू पुट करना है, कितना लोवेस्ट, तो सोडियम की बजाय कितना आएगा 135, ऐसा है कि नहीं, माइनस क्लोराइड का 100 आएगा प्लस बाइकार्ब 22 आएगा। अब देखिए 135 और इसको आप लोग प्लस करें तो 122, ऐसा है कि नहीं, और जब 135 से 122 हम माइनस करें तो दैट विल बी 13, कितना जाएगा 13, ऐसा है कि नहीं। याद रखें नॉर्मल अनायन गैप ये 12 से लेके 14 तक होता है, ये इसका रेंज है जिसका एवरेज कितना बनता है 13 बनता है, क्लियर है। अगर आपको एग्जाम में इन तीन चीजों की वैल्यू दी गई है और आप उसका अनायन गैप मालूम करें और वो या 13 से आगे आ जाए या पीछे आ जाए तो उसको डिस्टर्ब अनायन गैप कहते हैं, लेकिन नॉर्मली अनायन गैप फिजियोलॉजिकली ये 12 से लेके 14 के दरमियान होता है जिसका एवरेज कितना बनता है 13 बनता है। बात है समझ रहे हो क्या नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे एक पेशेंट की हिस्ट्री वो देते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखे, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है इसकी जो pH है वो 7.21 है, बाइकार्बोनेट दैट इज 16, लेकिन जो PCO2 है दैट इज अराउंड अबाउट 40, शाबाश, एंड द पेशेंट इज प्रीवियसली अ नोन केस ऑफ डायबिटीज, ये पेशेंट क्या है, नोन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस है। अब इस पेशेंट में क्या है, pH इज नॉर्मल और एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, और pH की जो वैल्यू है वो नॉर्मल से क्या है कम है, तो एसिडोसिस। अब pH को यहाँ पे डिस्टर्ब किया है किस चीज में, बाइकार्बोनेट, क्योंकि बाइकार्बोनेट की जो नॉर्मल वैल्यू वो 22 से 26 है, अब यहाँ पे तो 16 है, तो नॉर्मल है कि कम है, कम है, तो यहाँ पे जो pH को डिस्टर्ब किया है वो किसने किया है, बाइकार्बोनेट। तो फॉर मी दिस इज मेटाबोलिक एसिडोसिस, ये क्या है मेटाबोलिक, और PCO2 की वैल्यू नॉर्मल है, इसका मतलब ये अनकम्पनसेटेड मेटाबोलिक एसिडोसिस है। अब ये पेशेंट क्या है, डायबिटिक है, और डायबिटिक पेशेंट में कीटोन बॉडीज बन के क्या बनाती है, एसिड बनाती है। फॉर मी दिस इज अ क्लासिकल केस ऑफ डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस इज एग्जांपल ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अभी बताया है क्या नहीं। अब इधर देखिए होता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो, कि जो मसला है DM डायबिटिस पेशेंट के अंदर उसमें किस चीज की लेवल कम होती जा रही है, HCO3। अब ये हम प्रूव करेंगे कि वजह क्या है। चले जी, वो DKA पेशेंट देता है और फिर आप लोगों को बताता है कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इस पेशेंट की अनायन गैप मालूम करें, क्या मालूम करें, अनायन गैप। अब इधर देखिए कुछ एग्जामिनर तो बताते हैं कि सोडियम इतना है, क्लोराइड इतना है, कुछ नहीं बताते, वो कहते फिर भी मालूम करें। तो देखिए इस पेशेंट की अनायन गैप को मालूम करते हैं, क्या बस आप लोग बताएं अनायन गैप इस पेशेंट की सोडियम की वैल्यू गिवन है कि नहीं,
नहीं है, तो उसका वैल्यू अपना 135 पुट करेंगे। जो गिवन वैल्यू है वो पुट करेंगे, जो नहीं गिवन है वो फिजियोलॉजिकल पुट करेंगे। तो सोडियम माइनस क्लोराइड का गिवन है 100 है, और प्लस करेंगे बाई कार्बोनेट का 16 है। अब आते हैं 135 माइनस 116, और यहाँ पे क्या आता है 70, क्या गया 70, सॉरी यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका 19 कितना गया 19, अनाइन गैप इज 19। एमसीक्यूज इज दैट कि डीकेए पेशेंट में हमेशा अनाइन गैप बढ़ता है, क्या होता है बढ़ता है। अब अनाइन गैप की जो नॉर्मल वैल्यू थी वो 12 से लेके कहाँ तक थी 14 तक थी, जिसका एवरेज 13 बनता है। अब यहाँ पे ये 13 से ज्यादा है कि नहीं, तो अनाइन गैप इंक्रीज है कि डिक्रीज। तो ये एमसीक्यूज आता है कि डीकेए पेशेंट में अनाइन गैप को क्या होता है अनवरेज इंक्रीज। यहाँ पे दो बात याद रखें, कुछ एसिडोसिस ऐसी है एसिडिक एनवायरनमेंट कि वो पीएच को डिस्टर्ब जरूर करती है लेकिन अनाइन गैप को डिस्टर्ब नहीं करती, ये बात समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन कुछ कंडीशन में अनाइन गैप क्या हो जाता है बढ़ जाता है। अब इधर देखें, प्लीज याद रखें जो डायबिटिक पेशेंट है, प्लीज देखें डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 की हम बात करते हैं, तो टाइप 1 में इंसुलिन होता है कि नहीं, हाँ देयर इज नो इंसुलिन बिकॉज ऑफ बीटा सेल डिस्ट्रक्शन। अब जब टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन नहीं होता, इंसुलिन का नॉर्मल काम लाइपोजेनेसिस है, लेकिन इंसुलिन ना होने की वजह से लाइपोलाइसिस होता है। फिजियोलॉजी कहती है कि इंसुलिन हेल्प इन द लिपिड सिंथेसिस लाइपोजेनेसिस, लेकिन विदाउट इंसुलिन लाइपो क्या होगी लाइसिस, और जब लिपिड की लाइसिस होगी तो देयर विल बी फ्री फैटी एसिड बनेगी कि नहीं, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड इज फ्री फैटी एसिड, और यही फ्री फैटी एसिड फिर आगे कन्वर्ट होती है एसिटाइल को ए में, इसमें एसिटाइल को ए इज 2 कार्बन कंपाउंड, और यही एसिटाइल को ए लीवर में जाकर बनाती है कीटोन बॉडीज, क्या बनाती है कीटोन बॉडीज, और कीटोन बॉडीज ऑलवेज रिलीज एच आयन दैट इज कॉल्ड एसिड, वो क्या है एसिड है। तो एक्चुअली जो DM1 पेशेंट है उसमें एसिडोसिस की वजह यह है कि देयर इज नो इंसुलिन। अब टाइप 2 में क्या होता है इंसुलिन होता है, लेकिन वो सिर्फ रिसेप्टर पे काम नहीं करता, फॉर विच रिसेप्टर लिपिड के ग्लूकोज। हाँ टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन रिसेप्टर पे काम नहीं करता, फॉर लिपिड एक्टिविटी का ग्लूकोज एक्टिविटी। तो उस पेशेंट में ग्लूकोज इसलिए ज्यादा होता है कि इंसुलिन फेल टू वर्क ऑन रिसेप्टर, लेकिन वो लिपिड पे काम कर सकता है, तो उसमें लाइपोजेनेसिस होता है। लेकिन DM1 में इंसुलिन ना होने की वजह से लाइपोलाइसिस होता है, और जब लिपिड की लाइसिस होगी तो फ्री फैटी एसिड बनेगी, यही फ्री फैटी एसिड लीवर में जाकर कन्वर्ट होती है एसिटाइल को ए, एसिटाइल को ए जब बहुत सारी मिल जाए इट कैन मेक कीटोन बॉडी। हमने बायोकेम में पढ़ा था कि कीटोन बॉडी इज नथिंग, इट इज अ कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल को ए, ज्यादा एसिटाइल को ए मिलकर क्या बनाती है कीटोन बॉडी, और यही कीटोन बॉडी कंटिन्यूसली क्या बनाती है H बनाती है। अब जितना ये H की रिलीज ज्यादा होगी उतना एनवायरनमेंट क्या होता रहेगा एसिडोटिक होता रहेगा कि नहीं, कैन कॉज ऑफ एसिडोसिस। अब द पेशेंट हैविंग नो इंसुलिन, जब इंसुलिन ना हो तो ग्लूकोज लेवल क्या रहेगी ज्यादा, द पेशेंट इज ऑलरेडी डायबिटिक। अब उसमें क्या बनी है कीटोन बॉडी, और इससे एनवायरनमेंट को एसिडोटिक बना है, इसलिए इसको डीके कहते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। अब मेन पॉइंट ये है कि बॉडी क्या करती है, बॉडी ये करती है कि यार इस एसिड से छुटकारा हासिल करें। अब ये तो डैमेजिंग है, डीकेए में बार बार H का रिलीज होना इज गुड और बैड, इट इज वेरी बैड। तो बॉडी क्या करती है इस H के खिलाफ वो किस चीज की रिलीज को बढ़ाती है बाई कार्बोनेट, किस चीज को बाई कार्बोनेट। तो वो जाकर इस H को मिलकर क्या बनाती है H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेस के जरिए, और फिर ये डिसोसिएट होता है H2O में और CO2 में। तो वाटर सेल अपने लिए यूज करती है और CO2 को हम एक्सहेल करते हैं। अब यहाँ पे H वाज गुड और बैड, हाँ जी H इज गुड और बैड, व्हाई बिकॉज इट इज एसिड, ये क्या है एसिड है। अब यहाँ पे एसिडोसिस हो रहा था तो बॉडी ने उसको काउंटर पार्ट के लिए उस एसिडिक एनवायरनमेंट को कम करने के लिए क्या बनाया H2O3, और इन दोनों की मिलाप ऐसी हो गई आखिर में नॉन टॉक्सिक चीजें बन गई, दैट इज गुड मैकेनिज्म और बैड, गुड मैकेनिज्म। अब बॉडी क्या करती है जितना डीकेए सीवियर होगा डीकेए उतना वो ज्यादा क्या रिलीज करेगी H, और इस H के लिए बॉडी उतना ज्यादा किसको कुर्बान करेगी
तो बाइकार्बोनेट का जो फ्री लेवल है बॉडी में वो कम पड़ जाएगी कि ज्यादा, कम हो जाएगी, इसलिए डीकेए में बाइकार्बोनेट 16 हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? बाइकार्बोनेट की जो वैल्यू है वो डीकेए पेशेंट में कम रह जाती है, क्योंकि बहुत सारा बाइकार्बोनेट किसको मिल जाता है? H प्लस को। बस समझ गए? अब इस बाइकार्बोनेट कम की वजह से अनायन गैप की वैल्यू क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। इस ज्यादा अनायन गैप का मतलब किस चीज की वैल्यू कम है? बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट का कम वैल्यू बॉडी के अंदर क्या बता रहे? एसिडिक एनवायरनमेंट। इससे जिस कंडीशन में अनायन गैप बढ़ता है यूजुअली उसमें हमेशा एसिडोसिस होता है। क्या होता है? एसिडोसिस होता है। तो डीकेए हमेशा आता है एग्जाम में। बुक ने तो लिस्ट लिखी है, ऐसी लिखी है बुक में, कुछ कंडीशन में अनायन गैप बढ़ता है, कुछ कंडीशन में नहीं बढ़ता। लेकिन फॉर मी द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट भी है, कॉमन भी है और इसमें अनायन गैप बढ़ता है, वो डीकेए है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। लेकिन फॉर दैट यू पीपल शुड नो the mechanism how this anion gap is calculated. So anion gap is calculated by sodium minus chloride plus bicarbonate. समझ गए कि नहीं? ये इंपोर्टेंट बात है। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जाएंगे, which is the far most important than this, that is called renal tubular acidosis. ये एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं renal tubular acidosis। ठीक है जी, ये बहुत इंपोर्टेंट है, इसको समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे लेके रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। देखिए, मैं जब भी अपने स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, आप लोग बिलीव करें, मैं एकेडमी जैसा नहीं पढ़ाता, मैं यूएसएमली पर्पज से पढ़ाता हूँ। देखिए, ये इसके पास जो है ना बुक है फर्स्ट एड, ये देखता रहता है, इससे पूछे कि हम मोस्टली फर्स्ट एड ही पढ़ते हैं, 80-90% फर्स्ट एड, लेकिन ये इस तरह पढ़ना समझ नहीं आता। मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों ऐसा है। तो मैं जब भी पढ़ाता हूँ आप लोग ऐसा समझे कि आप लोग का फर्स्ट एड इंशाल्लाह कवर होता जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? अगर किसी ने सही पढ़ा तो वो किसी को ये भी कह सकता है कि मैं फर्स्ट एड से गुजर चुका हूँ। ये नहीं कि फर्स्ट एड तो अभी मैंने दुकान से ली नहीं है, ये आप लोग की एक किस्म फर्स्ट एड है। बस आप लोगों ने इसको टारगेट करना, याद रखना है। क्लियर है? जाके आप डिम्स के नोट्स में देखे, सिम्स के नोट्स में देखे, अकेडमी वालों के, उनमें इस तरह के टॉपिक्स मिसिंग होते हैं, क्योंकि ये टॉपिक समझाना बहुत मुश्किल काम है। ये नहीं कि टीचर को आते नहीं है। अगर एक टीचर है, वो डॉक्टर है, तो उसको सब चीजें पता है, लेकिन जो सामने वाले हैं उसको समझाना भी मेन चीज है। तो कोशिश यही होती है कि सब समझ जाए और जो चीज मुश्किल भी है वो आप लोगों को क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो दिस टॉपिक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट की फॉर द एग्जाम। और यहाँ से जनाब 2 MCQ क्वेश्चन आते हैं, इसको RTA कहते हैं, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। इससे 2 MCQ आते हैं। ठीक है, तो प्लीज याद रखें। तो बुक में तो सिर्फ इसका एक 2 3 में बस लिखा है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 4। क्लियर है? लेकिन हम इसकी पहले एक बेसिक सेटअप करते हैं। देखिए, पहले के बेसिक फिजियोलॉजी, इसको समझने से पहले हम इसकी बेसिक फिजियोलॉजी की तरफ जाते हैं कि इस कंडीशन की बेसिक फिजियोलॉजी क्या है, कैसे हम इसको डील करेंगे। तो प्लीज देखें, एक होता है, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमने 2-3 चीजें याद रखनी है। नंबर 1, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, एक हमने डिस्कस करना है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। डन। नंबर 2, यहाँ पे लेकिन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट जो नेफ्रॉन के अंदर होता है, स्पेशली इन द पीसीटी। तब पीसीटी पढ़ा है कि नहीं? ये हमने डिस्कस किया है। ये अभी इसके लिए एक रिव्यू है, तो फिर ये कंसेप्ट आसान हो जाता है। हाँ, क्या रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट कहाँ होता है? यार आप बुक को ना पढ़े, बुक ना पढ़े, बुक को छोड़े, जो आप बुक को देखकर इंटरकेट का जिक्र करते हैं वो खुद बहुत आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ये बुक ने रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस आगे पीछे लिखी है, जो पहले आना चाहिए तो वो बाद में लिखा है, जो बाद का तो वो पहले लिखा है। ठीक है ना? अब इधर देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, डीनोवो सिंथेसिस ऑफ बाइकार्बोनेट, डीनोवो सिंथेसिस ऑफ HCO3 एंड इट्स रीअब्जॉर्प्शन। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब प्लीज याद रखना है, डीनोवो सिंथेसिस ऑफ बाइकार्बोनेट, डीनोवो का मतलब न्यूली फॉर्म बाइकार्बोनेट, जो पहले बॉडी में था नहीं अब बन गया है, उसको हम क्या कहते हैं? डीनोवो सिंथेसिस। न्यूली फॉर्म बाइकार्बोनेट को हम डीनोवो सिंथेसिस कहते हैं। एंड इट्स रीअब्जॉर्प्शन, बट ये होता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कहाँ पे होता है? कलेक्टिंग डक्ट, दैट इज अकरिंग इन दी कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है जी। अब यहाँ पे
नेक्स्ट एक और पॉइंट की तरफ आते हैं, इसको हम कलेक्टिंग डक्ट प्लस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लेट पार्ट में डिस्टल, क्लियर है कि नहीं, डीसीटी, लेकिन डीसीटी का एक अर्ली पार्ट है और एक लेट है, तो इसका लेट पार्ट में होता है डिस्टल या डीसीटी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डीसीटी लेट पार्ट, लेट, क्लियर है। अब यहाँ पे लिखे अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के एक मैकेनिज्म ऑफ एल्डोस्टेरोन, किस चीज की मैकेनिज्म, एल्डोस्टेरोन, एंड वेयर लेट डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि एल्डोस्टेरोन वर्क ऑन प्रिंसिपल सेल, कहाँ पे काम करते हैं, प्रिंसिपल सेल इन द लेट डीसीटी एंड ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। अब ये तीन चीजें अब हमने डिस्कस करनी है, तब जाकर वो कंडीशन हमें समझ आएगी कि उसका मीनिंग क्या है और उस कंडीशन में हमें करना क्या है। बात समझ रहे कि नहीं। अब देखें, सबसे पहली बात, जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट है पीसीटी के अंदर, वो कैसे होता है उसको हम पहले सबसे देखेंगे। प्लीज देखें, अब आप लोग देखें, बिल्कुल लिखना बंद करें और इधर बोर्ड को फोकस करें, फिर मैं 2 मिनट टाइम देता हूँ फिर लिखने के लिए, इधर फोकस करें, क्योंकि यहाँ पे मुझे आप लोगों की जरूरत होगी, आप लोगों से मैंने क्वेश्चन करना है। जैसा बोमेन कैप्सूल, फिर इसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन अकर इन पीसीटी, तो सबको पता है। अब पीसीटी जो है इट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल, किससे बनाए, एपिथेलियल सेल, इसका ये ल्यूमिनल सरफेस है और ये बेसोलेटरल सरफेस है, ये तो सबको पता है ना। अब प्लीज याद रखें कि यहाँ पे जो एफरेंट आर्टीरियोल है, इसमें जो चीजें ग्लोमेरुलाई को मिली थी, एफरेंट आर्टीरियोल एंड दिस लो इफरेंट आर्टीरियोल, इधर फोकस करें। वी आर फोकसिंग ओनली ऑन विच लेवल, बाइकार्बोनेट। मैं कहता हूँ यहाँ पे बाइकार्बोनेट था ब्लड के अंदर, और समझ रहे कि नहीं, ये टॉपिक आने वाला टॉपिक समझाएगा आप लोगों को, तो ये टॉपिक समझो तो आने वाला टॉपिक समझ जाओगे। इधर देखे, यहाँ पे ब्लड के अंदर क्या है, बाइकार्बोनेट, अब ये किडनी से क्या हो जाएगी, फिल्टर, क्या हो जाएगी, फिल्टर। अब ये बाइकार्बोनेट फिल्टर होने के बाद कहाँ पहुंचेगी, पीसीटी। लेकिन ये बात हमने पहले तय की थी कि डायरेक्टली रीअब्जॉर्ब नहीं होती, बात समझ रहे कि नहीं। इसके लिए हमने ये पढ़ा था कि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, क्या मिलता है, वाटर, और ये दोनों जब मिलते हैं तो H2CO3 बनता था, क्लियर है। और यहाँ पे जो एंजाइम था वो कार्बनिक एनहाइड्रेज, फिर इसने इसको ब्रेक करना था HCO3 माइनस में और H प्लस में, याद है कि नहीं। अब इधर देखें, ये जो H प्लस है ये सेल से ल्यूमेन में आता था, कहाँ पे, ल्यूमेन में, लेकिन इसकी रिस्पॉन्स है ल्यूमेन से सोडियम ज्यादा था, क्या जाता, तो इसको हम कहते थे सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोड, याद है कि नहीं, सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोड। अब ये जो H बाहर आया है, इधर पे बाहर आया है, ये इस फिल्टर बाइकार्बोनेट के साथ मिलता है, किसके साथ, फिल्टर बाइकार्बोनेट। इधर देखे, जब यहाँ पे हम इसके साथ H मिलाए, ये वाला जो बाहर आया है ये भी किस में कन्वर्ट होगा, शाबाश, H2CO3, और ये जो H2CO3 है स्टेबल है क्या, अनस्टेबल, ये डिसोसिएट होता है H2 और CO2 में। अब H2O कैन डिफ्यूज फ्रीली, CO2 इज लिपिड सॉल्युबल गैस, इट कैन आल्सो डिफ्यूज फ्रीली। तो ये जो H2O है ये भी सेल में जाएगा और CO2 भी जाएगा, और ये दोनों चीजें आपस में मिलकर ये बनाएंगे और आखिर में क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट। अब समझ गए कि नहीं। तो बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब हो गया कि नहीं। तो बाइकार्बोनेट की जो रीअब्जॉर्प्शन है पीसीटी के अंदर, ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट है, और यहाँ से बेसोलेटरल सरफेस से ये डिफ्यूज होता है फ्रीली इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ब्लड में जाता है। अब इधर देखे, प्लीज फोकस करें, यहाँ पे जो बाइकार्ब हमने रीअब्जॉर्ब किया है, अब बात ये समझनी है, ये जो बाइकार्ब हमने रीअब्जॉर्ब किया है किस पार्ट से, पीसीटी, ये पहले से था कि अब बना है, आप लोग फोकस नहीं है, ठीक है, ये पहले से था, क्योंकि यही बाइकार्ब हमने ब्लड से लिया था, मतलब पहले से ब्लड में था, तो फिल्टर होकर हमने क्या किया है, रीअब्जॉर्ब, तो इसको रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट इन पीसीटी कहते हैं। ये पहले से था, फिर हमने क्या किया है, रीअब्जॉर्ब किया है। ये लिख ले शाबाश, ये लिख ले जल्दी, फिर आगे मैं इसका समझाता हूँ, इसका मतलब क्या है।
लिख लिया, अब जल्दी करेगा। बस इधर फोकस करें। अब आते हैं कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी लेड पार्ट में। यहाँ पे जो सेल्स हमारे पास होते हैं दे आर कॉल्ड इंटरकेलेटेड सेल। एक प्रिंसिपल सेल तवरे को इंटरकेलेट सेल। अब इधर देखें, अल्फा इंटरकेलेटेड एंड बीटा इंटरकेलेटेड, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अल्फा इंटरकेलेटेड सेल। क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या होता है। जो अल्फा इंटरकेलेटेड सेल होता है लेड डीसीटी में या कहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में, ये हम किस सेल की बात कर रहे हैं? अल्फा इंटरकेलेटेड सेल। इसकी इस साइड पे आप लोग ले लें, फॉर एग्जांपल जिसका ब्लड ये कैपिलरी है, ये सेल है और ये नेफ्रॉन की ल्यूमिन है। क्या चीज है? ल्यूमिन है। बात समझ रहे क्या ना? इधर देखें, हम ल्यूमिन से चीज को लेकर सेल में डालेंगे और सेल से वही चीज ब्लड में डालेंगे, तो रीअब्जॉर्प्शन होगी क्या? नहीं। अब प्लीज याद रखें, एग्जाम में आता है कि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लीज एमसीक्यू है, ब्लड के अंदर जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिपिड सॉल्युबल है कि वाटर सॉल्युबल? और लिपिड सॉल्युबल गैस किसी भी बैरियर को आसानी से क्रॉस कर सकता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिपिड बाइलेयर होता है कि नहीं? तो ये जो ब्लड वाला साइड है इंटरकेलेट सेल की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्रॉस करती है मेम्ब्रेन को आसानी से और सेल में एंटर हो जाता है। प्लीज सुन ले, जहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है पीसीटी के अंदर वो ल्यूमिन से आएगा। कहाँ से? ल्यूमिन से। लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इंटरकेलेट सेल को कहाँ से मिलता है? ब्लड में। ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होता है, हर सेल के अंदर 70% क्या होता है? वाटर होता है। तो वाटर इज अ पार्ट ऑफ सेल बट कार्बन डाइऑक्साइड कम फ्रॉम दी ब्लड। फिर ये दोनों जब सेल के अंदर मिलते हैं तो H2CO3 बनाता है। अब समझ गए क्या नहीं? क्या बनाता है? H2CO3। फिर ये स्टेबल है क्या अनस्टेबल? कार्बनिक एनहाइड्रेट क्या करता है? इन दोनों को तोड़ता है। जब इन दोनों को तोड़ता है तो HCO3- बनाता है और H+ बनाता है। यार यहाँ की मैकेनिज्म, इसमें कोई फर्क है? देखिए लोग फिर गलत क्यों करते हैं, जो चीज इसमें हो रहा है वही चीज इसमें भी हो रहा है, लेकिन पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन डिफरेंट है, सेल्स आर डिफरेंट। वन इज पीसीटी एपिथेलियल सेल, वन इज डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट इंटरकेलेट सेल। क्लियर है? अब देखिए ये नेफ्रॉन वाला साइड है, ल्यूमिन है, और ये क्या है? ब्लड में। ये जो HCO3 है ये जब भी सेल में आ जाए, जिस तरह ये ब्लड की तरफ फिर आसानी से जा सकता है कि नहीं? हाँ जी, ये आसानी से, ये फिर ब्लड में क्या हो जाएगा? शाबाश, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीअब्जॉर्ब। ये ब्लड में आएगा तो ब्लड के अंदर H2O3 आ जाएगा। अब देखें ये जो CO2 है ये एसिडिक गैस है कि अल्कलाइन है? एसिडिक है। जब बॉडी ज्यादा CO2 बनाती है तो किडनी कोशिश क्या करती है कि उस ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट के खिलाफ क्या बनाए? HCO3, ताकि बैलेंस रहे, मेंटेन पीएच। इससे इंटरकेलेट सेल हेल्प इन बैलेंसिंग ऑफ पीएच। ये पीएच में काम करते हैं, ये एसिडोज को प्रिवेंट करते हैं। अगर ये बढ़ता गया तो फिर एसिडोज हो जाएगा। तो इसको कम करने के लिए इंटरकेलेट सेल क्या बनाना शुरू करते हैं? बाइकार्ब, ताकि एसिड बेस बैलेंस क्या रहे? इसलिए दिस सेल एक्ट एज अ बफर। इसको क्या कहते हैं? बफर का नाम सुने कि नहीं? ये एसिड बेस बैलेंस को बैलेंस रखते हैं। अब सुन ले, अब क्या रह गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। H+ जो है ये एसिड है कि नहीं? अब इसको सेल में रखना क्या है? डेंजरस बात, खतरनाक है। तो सेल इसको क्या करेगी? बाहर ल्यूमिन में निकालेगी। किधर निकालेगी? नेफ्रॉन में, ल्यूमिन में निकालेगी। अब हेलो ना लेगा यार, इधर देख, आप लोग किधर देख, मैं अब क्या बोला है, समझ गए क्या नहीं? देखिए यहाँ पे जो अल्फा इंटरकेलेटेड सेल है उसको ब्लड से क्या मिला था? CO2 वाटर के साथ मिलकर H2CO3 बनाया, फिर वो डिसोसिएट हो गया HCO3- और H+। HCO3- ब्लड में वापस आ गया ताकि इसके साथ बैलेंस रखे। जो H था उसने इंटरकेलेटेड सेल से बाहर निकला, कहाँ पे गया? ल्यूमिन। लेकिन इस ल्यूमिन के अंदर सोडियम है कि नहीं? मैग्नीशियम है कि नहीं? इस ल्यूमिन के अंदर पोटासियम भी है। क्या है? पोटासियम भी है। जो इस तरह DCT से इस तरह PCT की तरफ इस तरह है कि नहीं? तो जब H+ इंटरकेलेटेड सेल ल्यूमिन को देगा तो ल्यूमिन से सेल को क्या मिलेगा? इसको कहते हैं हाइड्रोजन पोटाशियम एंटीपोड। इसको क्या कहते हैं? अब इधर देखें, यहाँ पे था सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोड, कन्वेक्स साइड, ल्यूमिनल साइड।
हाइड्रोजन पोटाशियम एंटीपोर्ट ऑन ल्यूमिनल साइड। ये भी क्या है? ल्यूमिनल साइड है। अब बात समझ रहे हैं क्या नहीं? अब इधर देखिए, एक्चुअली ये जो हाइड्रोजन है ये बाहर जाएगा तो यूरिन की तरफ जाना शुरू करेगा, एंड यूरिन इज अमाइल्ड एसिडिक। यूरिन क्या होता है? एसिडिक होता है। बात समझ रहे हैं क्या नहीं? अब ये एक कंडीशन ये है, यहाँ तक समझ गए कि नहीं? इसका मतलब जो अल्फा इंटरकेलेटेड सेल है इसने HCO2 की एसिडिटी को कम करने के लिए ब्लड को क्या चीज दिया है? बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट पहले से था कि अब बन गया है। शाबाश, ये बात यहाँ पे बिठाना है। यहाँ पे PCT को जो बाइकार्ब मिला था वो पहले से ब्लड में था, फिल्टर हुआ था तो उसने रीअब्जॉर्ब किया। यहाँ पे सेल के साथ पहले से बाइकार्ब था नहीं, उसने बनाया, सेल में अपना बनाया। इसको डिनोवो सिंथेसिस ऑफ बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्लियर है क्या नहीं? इस दफे बाइकार्बोनेट तो पहले नहीं था, नया बन गया क्या नहीं? तो इसको क्या कहते हैं? डिनोवो सिंथेसिस ऑफ बाइकार्बोनेट। जब उसने बनाया तो उसने सिक्रीट क्या किया? रीअब्जॉर्ब किया। तो डिनोवो सिंथेसिस ऑफ HCO3 एंड इट्स रीअब्जॉर्प्शन, ये कलेक्टिंग डक्ट और लेट DCT में होता है। अब समझ गए क्या नहीं? अनदर पॉइंट, ये जनाब आते हैं यहाँ पे, ये प्रिंसिपल सेल की बात कर रहा हूँ। किस सेल की? प्रिंसिपल सेल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज प्रिंसिपल सेल। प्रिंसिपल सेल के ऊपर जो मेन हार्मोन काम करता है वो क्या है? एल्डोस्टेरोन है। तो मैं यहाँ पे मैकेनिज्म में नहीं जाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है, एल्डोस्टेरोन ये जनाब प्रिंसिपल सेल पे जब काम करता है तो रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, लेकिन सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटाशियम, दैट्स इट। ठीक है, ये हमें पता है पहले से। क्लियर है? अब आते हैं हम, ये कितने कंडीशन पढ़े हैं और हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ये तीन बातें तीन डिजीज को बताती है। क्लियर है कि नहीं? अब कैसे? मैं अगर, अब सुन ले, मैं अगर ऐसा ब्रेक करूं, इधर देखिए, अगर ये बाइकार्ब जो फिल्टर होकर कहां पे गए हैं? PCT, और ये वापस जाएगा कि नहीं? रीअब्जॉर्ब। और इस रीअब्जॉर्प्शन को हम ब्रेक करें, ब्लॉक करें। बात समझ गए? वी कैन से अ कंडीशन इन विच देयर इज डिफेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 फ्रॉम विच पार्ट? PCT। तो बात आप लोग ये समझनी है कि HCO3 जो वापस जाने वाला था अब वो नहीं जाएगा, तो नीचे जाएगा कि नहीं? और ये नीचे किस में जाएगा? यूरिन में जाएगा। तो HCO3 का वैल्यू ब्लड में क्या हो जाएगा? हाँ, कम हो जाएगा। HCO3 कम तो pH कम, देयर विल बी एसिडोसिस। क्या होगी? एसिडोसिस। प्रॉब्लम कहाँ पे है? ट्यूब्यूल्स के अंदर है, और किस में है? किडनी के अंदर, तो रीनल है, तो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। तो इधर देखिए RTA बन गया कि नहीं? रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। अब MCQs ये है, ऐसा रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस जिसका मसला किस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में हो? PCT, और वो क्या रीअब्जॉर्ब ना करे? हाँ जी, बाइकार्ब। तो इसको कहते हैं रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2। इसको क्या कहते हैं? रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2। ये MCQs आता है। ये टाइप 1 टाइप 2 वैसे नाम दिए गए हैं, लेकिन ये पूरी जिंदगी याद भी रखते हैं। क्लियर है कि नहीं? इसके पीछे कोई ट्रिक नहीं है कि टाइप 2 क्यों है, लेकिन ये डिफरेंशिएशन के लिए है। फिर से सुन ले, अगर PCT में कोई ऐसा मसला आ जाए जिसमें बाइकार्ब को हम रीअब्जॉर्ब ना करें और वो किधर लीक करना शुरू करे? यूरिन में, दैट इज रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस नोन एज टाइप 2। ओके, अब आते हैं कि अगर DCT में या कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, किस सेल में? अल्फा इंटरकेलेटेड सेल के अंदर ये एंटीपोर्ट खराब हो जाए। कौन सा? हाइड्रोजन पोटाशियम एंटीपोर्ट। इधर देखें, हाइड्रोजन फिर निकलेगा बाहर? हाँ नहीं, तो हाइड्रोजन का लेवल इधर सेल में क्या होगा? जब ये ज्यादा होगा ये बैक प्रेशर किस पे लगाएगा? HCO3, और ये कहेगा कि यार आगे से जा नहीं सकता, तो ये चेन चलेगा नहीं। तो हम न्यूली सिंथेसाइज बाइकार्ब को क्या करेंगे? बना सकेंगे? नहीं बना सकेंगे, नहीं बना सकते। वाई? ड्यू टू डिफेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H आयन, ड्यू टू डिफेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H आयन। समझ गए क्या नहीं? और अगर ये H आयन बाहर ना निकले, ये अगर बाहर ना निकले, प्लीज सुन ले, ये अगर बाहर ना निकले तो पोटाशियम जो है वो अंदर नहीं आएगा, तो दैट विल बी लूज इन द यूरिन, लीड टू हाइपोकैलेमिया। क्या हो जाएगा? हाइपोकैलेमिया। बात समझ रहे क्या नहीं? हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। अब यहाँ पे भी अब मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे। अब जब ये मसला है H आयन बाहर हो, हाँ नहीं जाएगा। ब्लड तो ये बना रहे कि नहीं? ब्लड ये बना रहे, ये एसिडिक जैसे कि अल्कलाइन है,
एसिडिक है। अब ये आगे जा नहीं रहा तो न्यूली HCO3 बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो उसका खिलाफ काम नहीं होगा, तो एनवायरमेंट बिकम अगेन रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। और ऐसा रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस जिसका मसला कहाँ पे हो, हाइड्रोजन पोटाशियम एंटीपोड ऑफ दी, जिसको हम टाइप 1 कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइप 1। क्लियर है? हाँ नहीं, ये आएगा मिलेगा, ये बनाएगा, लेकिन जब ये बनेगा तो आगे तो चेंज जाना चाहिए ना। अगर ये यहाँ पे नहीं जाएगा आगे तो इसका लेवल क्या हो जाएगा, H आयन। और H आयन क्या है, एसिड है। तो इस ट्यूब्यूल पे क्या बनाएगा, एसिडोटेक बनाएगा, तो रीनल ट्यूबुलर एसिडोस हो जाएगा। और जो HCO3 बन गया था, एक वक्त आएगा कि इतना ज्यादा होगा कि HCO3 पे फीडबैक वापस लेगा कि आप मजीद क्या ना बनाएं, तो H बढ़ता जाएगा और HCO3, तो दोनों की वजह से एसिडोसिस होता है। क्लियर है क्या नहीं? तो बुक में लिखा है पहला सेंटेंस कि अनेबल टू सिक्रीट H आयन, इसमें H आयन सिक्रीशन खराब हो जाती है, न्यू HCO3 इज नॉट जनरेटेड। पहले का है क्या नहीं, जो न्यू HCO3 है वो हम जनरेट नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यार, यहां तक क्लियर है कि नहीं? ओके, अब एल्डोस्टेरोन की तरफ आते हैं। कभी कभार इस प्रिंसिपल सेल में सुन ले, इस एल्डोस्टेरोन का मसला आ जाता है। कैसे? इसका काम खराब हो जाता है, ये रिटेंशन ऑफ सोडियम वाटर नहीं कर सकता, तो इसने किस चीज को बाहर निकालना था, वेरी गुड। अगर वो ना निकले तो हाइड्रोजन तो फिर रहेगा ना, एनवायरमेंट क्या होगा, इसको कहते हैं रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, बट इसको हम टाइप 4 कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइप 4 कहते हैं। क्या कहते हैं? तो टाइप 3 इज एब्सेंट, टाइप 3 मिसिंग होता है। तो 1 2 3 नहीं है, 1 2 4 है। क्लियर है क्या नहीं? तो देखे, ऐसा प्रॉब्लम रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस जिसका इशू DCT में हो तो वो टाइप 2 है, DCT में हो टाइप 1 है, और अगर कलेक्टिंग डक्ट के प्रिंसिपल सेल में हो तो टाइप 4 है। क्लियर है? अब इशू क्या है, एक पॉइंट फिर ब्रेक करते हैं। इधर देखिए, बहुत आसान, वो ये है मेन पॉइंट कि जो HCO3 है, प्लीज सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बुक में नहीं मेंशन है। आप बुक पढ़े फिर बाद में आप लोग बताए कि सर ने यहाँ पे पॉइंट क्लियर किया है, जो इंसान को यहाँ पे स्टक करता है कि यार बुक ने क्या लिखा है, वो बात बता रहा हूँ। HCO3 की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। आप लोगों को पता है कि फिल्ट्रेट में ग्लूकोज होता है कि नहीं, फिल्ट्रेट में सोडियम भी होता है, और फिल्ट्रेट में पोटासियम भी होता है। पोटासियम इज अ पॉजिटिव चार्ज which try to bind with HCO3, पोटाशियम बाइकार्बोनेट बनाता है। लेकिन अगर कि पोटाशियम भी रिजॉर्ब होगा, HCO3 भी आपस में जोड़ते नहीं है। अब अगर रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 है, प्रॉक्सिमल पार्ट में इशू है, कहां पे, प्रॉक्सिमल, तो बाइकार्ब वापस जाएगा नहीं जाएगा, तो बाइकार्ब का लेवल इधर क्या होगा, और यही बाइकार्ब किसको मिलेगा, तो वीकेंड से कि इसमें पोटाशियम बाइकार्बोनेट बनेगा कि नहीं, क्या बनेगा, पोटाशियम बाइकार्बोनेट के HCO3, तो फ्री पोटाशियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम या ज्यादा, पोटाशियम अब किसके साथ मिला है, बाइकार्बोनेट, तो फ्री पोटाशियम क्या हो गया, कम। तो पोटाशियम का लेवल जब यहाँ पे कम हुआ तो रीअब्जॉर्प्शन भी कम, तो ब्लड को पोटाशियम ज्यादा मिलेगा कि कम, इसलिए इस रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में हाइपोकैलेमिया होता है। क्या होता है, बुक में है कि नहीं, टाइप 2 में हाइपोकैलेमिया होता है। बात समझ गए क्या नहीं? और मेरे ख्याल में इन लोगों ने हाइपोकैलेमिया बोल्ड भी लिखा है, बोल्ड लेटर से लिखा है, ब्लैक लेटर से बोल्ड लिखा है बुक के अंदर। वजह यह है कि दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर है कि नहीं? तो टाइप 2 रीनल एसिडोस के अंदर हाइपोकैलेमिया की वजह यह है कि बाइकार्ब रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो बाइकार्बोनेट किसको मिलेंगे, पोटाशियम। तो जब पोटाशियम बाइकार्ब के साथ मिलेंगे तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फ्री पोटाशियम कम हो जाएंगे, विच लीड टू हाइपोकैलेमिया। क्लियर है? क्या चीज सही है ना, यूरिन में जाएंगे ना, पोटाशियम बाइकार्बोनेट यूरिन में जाएंगे ना, मतलब कुछ फ्री जाएंगे कुछ पोटाशियम के जाएंगे, लेकिन रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे। जो बाइकार्ब में रीअब्जॉर्ब होना था अब वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, तो यूरिन की तरफ जाएगा, तो यूरिन की तरफ जब जाएगा तो अपने साथ किसको मिलाएगा, पोटाशियम को मिलाएगा। क्लियर है? तो यूरिन में फ्री बाइकार्ब भी जाएंगे और विद पोटाशियम भी जाएंगे, दोनों जाएंगे। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं, इसको इशू कहाँ पे है आप बताए क्या, बस इसमें इधर देखे, इसमें इशू कहाँ पे है, अल्फा एंटर से, और इस हाइड्रोजन पोटाशियम एंटीपोर्ट में है।
इसका काम हाइड्रोजन को निकालना बाहर है, पोटाशियम को अंदर लाना है। अगर ये मसला कर रहा है तो कैन वी एक्सक्रीट हाइड्रोजन? नो। तो हम क्या नहीं ले सकेंगे? तो ये पोटाशियम फिर वापस सेल में आएंगे कि यूरिन में जाएंगे? हाँ, यूरिन में जाएगा। तो जब ये यूरिन में जाएगा तो उसका वापस सेल में आना कम हो जाएगा, तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटाशियम अगेन हाइपोकैलेमिया। तो ये सारे एमसीक्यूज है। इसमें भी क्या होता है, और आप लोग बुक में देखिए बोल्ड भी लिखा है, बोल्ड लेटर से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, जिसका पीसीटी मसला हो या अल्फा इंटरकेलेटेड मसला हो, दोनों में हाइपोकैलेमिया होता है। दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? वन बाइकार्ब की रीअब्जॉर्प्शन का मसला है, एक हाइड्रोजन सिक्रीशन का मसला है। समझ गए क्या नहीं? अनदर पॉइंट इधर की तरफ आए, शाबाश। इसमें भी एसिडोसिस है, इधर देखे ना, एल्डोस्टेरोन काम कर रहा है? हाँ, नहीं कर रहा है। तो न हाइड्रोजन बाहर निकलेगी नो पोटाशियम, तो पोटाशियम का लेवल बॉडी में क्या होगा? ज्यादा के कम? एल्डोस्टेरोन हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटाशियम। लेकिन इस कंडीशन टाइप 4 के अंदर एल्डोस्टेरोन काम नहीं कर रहा, तो हाइड्रोजन पोटाशियम बाहर नहीं निकलेंगे। जब नहीं निकलेंगे तो पोटाशियम रिटेंशन होगी क्या? नहीं। तो इसमें हाइपरकैलेमिया होता है। इसमें क्या होता है? हाइपरकैलेमिया। ये सारी की सारी सिचुएशन है इन तीनों की। तो द ओनली वन रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस व्हिच इज कॉल्ड हाइपरकैलेमिक, दैट इज कॉल्ड टाइप 4। तो 1 2 ये क्या है? हाइपोकैलेमिया। 4 क्या है? वेरी गुड, ठीक है। देखे, मैं यहाँ पे एक ब्रेक के बाद फिर बताऊंगा कि जो पोटाशियम की वैल्यू है, पोटाशियम ये लो होगा और एक में क्या होगी? मोर, मतलब ये कि हाई, एक में हाई। ये आप लोग इस तरह लिखे कि पोटाशियम Fe6 एंड रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2, तो क्या होगा? लेस। फिर क्या होगा? लेस, फिर मोर। ये कौन सा है? रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2। फिर क्या है? टाइप 1, फिर टाइप 4। क्लियर है? या आप लोग अगर इसको सीक्वेंस में मिलेंगे तो 1 में भी कम है और 2 में भी कम, ऐसा है क्या? नहीं। तो देखे, पोटाशियम जो है लेस लेस मोर, ठीक है, लेस लेस मोर, तो सीक्वेंस विल बी 1 2 4, 4 इज मोर। इस तरह याद रखें। हमने तो एमबीबीएस में इस तरह याद किया था कि जो 4 है वो मोर है। इसका मतलब यह है कि मोर पोटाशियम तब आएंगे जब टाइप 4 होगा। तो लेस लेस 4 दैट शुड बी 1 2 4। क्लियर है क्या नहीं? इस तरह के नमूने के पोएम है ना कि भाई 1 2 4 रिगार्डिंग पोटाशियम इट विल बी लेस लेस मोर। क्लियर है क्या नहीं? तो इसका मतलब यह है कि 1 2 4 तो लेस लेस मोर, तो मोर इज पोटाशियम और मोर हमेशा 4 में आता है। क्लियर है क्या नहीं? ये अभी नेक्स्ट आगे जो है ना, आफ्टर दो ब्रेक में आप लोग को इसको समझाऊंगा। इसका 5-10 मिनट टॉपिक ये रहता है, फिर आधे घंटे का एक और टॉपिक है जो फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ब्रेक के बाद करते हैं। समझ गए कि नहीं? इंपॉर्टेंट है। हाँ, नमाज के लिए आ जाता है। रीजनल सिस्टम जो है ये बात